अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। एक छोटा और सिंपल टॉपिक है ये, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड। तो आज हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस किसी पार्टिकल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं तो वो कब इक्विलिब्रियम में होंगे, उनके लिए क्या कंडीशन है। देयर इज a general condition for the number of forces acting on a particle or an object to be in equilibrium, and the general condition is F net must be equal to what? 0. This is the general condition. तो F net से क्या मुराद है? F net means vector sum of all the concurrent forces acting on a particle or on a body must be equal to what? 0. This is the necessary condition. This is the general condition. चाहे दो फोर्स एक्ट करें, चाहे 3 फोर्स एक्ट करें, ठीक है ना, चाहे इसी तरह से 4 फोर्सेस एक्ट करें, चाहे मल्टीपल एन फोर्सेस एक्ट करें किसी पार्टिकल पर, तो वो कब इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनके लिए जनरल कंडीशन है, एंड द जनरल कंडीशन इज उनका वेक्टर सम 0 के बराबर होना चाहिए। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is equal to 0, then the forces are said to be equilibrium. This is the general condition. अब इसी तरह से 2 फोर्स के लिए एक अलग सी स्पेशल कंडीशन भी है। एक तो ये जनरल कंडीशन है, उसके लिए एक और स्पेशल कंडीशन है, दैट इज meant only for 2 forces. इसी तरह 3 फोर्स के लिए भी एक और कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिस्कस क्रिएटिव इसके बाद, ठीक है। ओके, अब ये डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम वापस जाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है पहले ही, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज अबाउट ए बॉडी एट रेस्ट, and second part is about a body in uniform motion. These are the 2 parts, body at rest and body in uniform motion. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? This body continues to be एट रेस्ट। ये कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। कब? अगर इस बॉडी पर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। फोर्सेस आर देयर, फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बट उनका वेक्टर सम अगर 0 के बराबर होगा, तब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूसली रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इट कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। जिस यूनिफॉर्म मोशन में ये पहले थी, ये कंटिन्यूसली उसी मोशन में रहेगी, ठीक है ना। अगर इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो 0 के बराबर होगा। नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, अगर उनका वेक्टर सम 0 के बराबर होगा, तब हम कहेंगे ये जो यूनिफॉर्म मोशन है बॉडी की, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि पहले हमने बता दिया, ये कंडीशन किसके लिए है? फॉर द फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंकरेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अगर F नेट 0 के बराबर होगा तो उसका मतलब है जो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो क्या है? इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द कंडीशन फॉर फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह से ये भी यही कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? तो इट मीन्स दैट
जैसे कि ये F net is zero, F net is zero, it means that this is the general condition for the forces to be in equilibrium. So इसका मतलब ये हुआ, अगर forces किसी बॉडी पर जो एक्ट कर रहे हैं, अगर उनका वेक्टर सम जीरो के बराबर है, अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होंगी. देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम. अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी. इज दिस क्लियर टू यू? अगर बॉडी मोशन में है तो ये कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगी. इज दिस क्लियर टू यू? खाली इस रेस्ट को ही इक्विलिब्रियम नहीं कहते. अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जो इसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है इसको भी हम इक्विलिब्रियम ही कहते हैं. अगर बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. इसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको भी इक्विलिब्रियम कहते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. इसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन. इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. इज दिस क्लियर टू यू? यानी कि जनरल कंडीशन के हिसाब से अगर देखेंगे, जनरल कंडीशन क्या है? एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ठीक है? अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द सेम वेलोसिटी. अगर इस पे एफ नेट जीरो के बराबर होगा. इज दिस क्लियर टू? एफ नेट जीरो किसके लिए कंडीशन है? फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो यहां पे भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है. अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, चाहे जिस बॉडी पर वो एक्ट करते होंगे, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हो, किससे? विद कांस्टेंट वेलोसिटी से. ठीक है? तो तब भी हम फोर्स को हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है. सो इट मीन्स दैट जिस बॉडी पर ये कंकरेंट फोर्सेस, जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उस बॉडी को भी हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? सो यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, दिस इज देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. यहाँ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, इस बॉडी को हम कहेंगे क्या? इस बॉडी को भी हम कहेंगे ये भी इक्विलिब्रियम में है. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. सो इट मीन्स दैट वन थिंग इज क्लियर दैट चाहे बॉडी रेस्ट पे हो, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, दोनों केसेस में हम कह सकते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन. इज दिस क्लियर टू यू? याद रखा? ओके. दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इज दिस क्लियर? तो इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स. एक को कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन. इक्विलिब्रियम मोशन में क्या होगा? वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो बॉडी की चेंज नहीं हो जाएगी, न मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा, न उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो उसको भी हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इज दिस क्लियर टू? अगर बॉडी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, कंटिन्यूसली जीरो रहेगी, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब अगर बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी, कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, तब भी हम बॉडी को हम कहेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है? उसको भी हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. इज दिस क्लियर? So equilibrium is of two types: equilibrium of rest and equilibrium of motion. Is this clear? Okay. So this is in according to what? Newton's first law of motion. अब देखिए, अब हम टू फोर्स के लिए एक स्पेशल कंडीशन भी है. एक तो जनरल कंडीशन मैंने बता दिया अभी. तो जनरल कंडीशन क्या है? F net must be equal to zero for the forces to be in equilibrium. ठीक है? तो यहां पे concurrent, पहले मैं समझा दूंगा concurrent से क्या मुराद है. concurrent forces. ठीक है? concurrent force से क्या मुराद है? concurrent force से मुराद यह है, if suppose this is an object, अगर इस पर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट. एक फोर्स यहां से आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. दूसरा फोर्स यहां से आ रहा है, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तीसरा फोर्स यहां से आ रहा है, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. Then these forces are said to be what? Concurrent forces. So concurrent forces means the forces which are acting at the same point. At the same point. These forces are called concurrent forces. तो यहाँ पे देखेंगे the forces which are active together
on a body at the same point. ये सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए. अब अगर ये डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू फोर्सेस. एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, दूसरा फोर्स यहाँ से दूसरे पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तो अंडर दिस कंडीशन द नंबर ऑफ फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन व्हाट, ऑन द सेम पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट. ठीक है, इन दिस केस मैंने टू फोर्स यहाँ पे एग्जांपल दे दी. ये यहाँ पे एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये दूसरे पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तो अंडर दीज टू फोर्सेस तो क्या होगा, इसमें रोटेशन मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी. द बॉडी विल रोटेट. ठीक है ना, इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकती है और साथ साथ में इसमें रोटेशन मोशन भी होगी. इज दिस क्लियर टू? तो यहाँ पे हम खाली ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस कर रहे हैं, नॉट रोटेशनल मोशन. हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है. इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम रोटेशनल मोशन में हमें इक्विलिब्रियम हमें डिस्कस नहीं करना है. इज दिस क्लियर टू? तो यहाँ पे हम जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कंकरेंट फोर्सेस. कंकरेंट फोर्सेस जब एक्ट करेंगे किसी बॉडी पर तो वो बॉडी रोटेट नहीं होगी. वो बॉडी उसमें क्या होगा, उसमें रोटेशन मोशन नहीं होगी, उसमें ट्रांसलेशन मोशन होगी. इज दिस क्लियर? तो याद रखना. तो इसीलिए हम यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर कंकरेंट फोर्सेस, नॉट अंडर जनरल फोर्सेस. यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेस है. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो this is the meaning of concurrent forces. So concurrent forces means which are acting together at the same point. Is this clear? एक ही पॉइंट पे एक साथ एक्ट कर रहे होंगे. तो उससे क्या होगा, खाली ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस होगी, बॉडी में खाली ट्रांसलेशन मोशन होगी, उसमें रोटेशन मोशन नहीं होगी. Is this clear? Okay. Now we will discuss the टू फोर्सेस के लिए एक स्पेशल कंडीशन है, थ्री फोर्स के लिए भी एक अलग से स्पेशल कंडीशन है. वो कंडीशंस क्या है वो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट या लेट्स कंसीडर अ पार्टिकल हियर एट पॉइंट O. इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. दिस फोर्स F1 इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एक और फोर्स यहाँ से F2 एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन for two forces, two concurrent forces, concurrent forces. टू concurrent force के लिए क्या कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन. जनरल कंडीशन तो आपको पता ही है. अब इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, नेट फोर्स acting on the object is given by F1 plus F2 is equal to R. Suppose R with the net force. It is the equivalent force. It is a vector sum of all the individual forces. यहाँ पे individual forces दो ही है. और is a vector sum of two forces, F1 and F2. Is this clear? अब ये दो forces कब equilibrium में होंगे, ठीक है, जब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो. ठीक है, these two forces are in equilibrium if R किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर. सो देयरफॉर F1 प्लस F2 किसके बराबर होना चाहिए, R के लिए पुट करेंगे जीरो, जीरो के बराबर, जीरो वेक्टर. तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ये शिफ्ट करेंगे राइट साइड, सो इट मीन्स दैट F1 ये बनेगा, ये जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस बनेगा, ये माइनस F2. इज दिस क्लियर? सो दिस इज द स्पेशल another special condition for the forces to be in equilibrium. So two forces, this is the condition for two forces in equilibrium. So condition क्या है, two forces are said to be in equilibrium if they are equal in magnitude but opposite in direction. This is the condition for two forces in equilibrium. So two forces are said to be in equilibrium only when they have equal magnitude and opposite direction. तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया इस तरह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते. तो कंडीशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए. तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा इस तरह से. तो फोर्सेस इस तरह से होंगे, lie on the same straight line, have the same line of action. और सब दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए. दिस इज द कंडीशन. टू कंडीशंस आर देयर. इसमें से दो कंडीशन निकलते हैं. एक, टू फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दोनों का बराबर होना चाहिए. दूसरा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. ठीक है, दिस द पॉइंट हियर, पार्टिकल हियर
at point O, this force F1, this force F2. अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है, देन द पार्टिकल जो है, अगर ये रेस्ट पे होगा, ये कंटिन्यूसली रेस्ट पे रहेगा. अब अगर ये पार्टिकल मोशन में होगा, मूविंग विद सम वेलोसिटी, ये कंटिन्यूसली मूव करेगा विद द सेम वेलोसिटी. इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज द कंडीशन. So what is the necessary condition for the two forces to be in equilibrium? Two forces are said to be in equilibrium if they are equal in magnitude but opposite in direction. Is this clear to you? This is the condition for two forces in equilibrium. अब इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल कंडीशन है फॉर फोर्सेस, थ्री फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम. कंडीशन फॉर थ्री फोर्सेस, कंडीशन फॉर थ्री concurrent forces. अब मान लीजिए इसी तरह से एक पार्टिकल है एट O, इस पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. फिर F1 यहां से, तो यहां से एक और फोर्स एक्ट कर रहा है F2, तो यहां से एक और फोर्स एक्ट कर रहा है F3. These are the three forces acting on what? Acting on a particle. ठीक है? ओके. F1, F2, F3, इनका रिजल्ट किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2, वो हम R से रिप्रेजेंट करेंगे F3. R is the result of, suppose R is the result of these three forces acting simultaneously at a point O, at a particle at point O. Is this clear? Okay. अब ये इक्विलिब्रियम, ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे, उससे क्या कंडीशन है? देयर रिजल्ट मस्ट बी जीरो. ठीक है? ओके. These forces are in equilibrium if उनका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर. Therefore, या we can say F1 plus F2 plus F3 and the max sum of all the three forces must be equal to what? Zero. Or we can write as F1 is equal to, या F1 plus F2 is equal to what? F3. F3 जो है इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम माइनस F3. Is this clear? Okay. What is F1 and F2? F1 and F2 are the two forces. इनका कुछ रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए R डैश बे द रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस. ठीक है? F1 and F2 are the two forces. ठीक है? इनका रिजल्टेंट R डैश के बराबर है, मान लीजिए. ठीक है? तो is equal to minus F3. So R dash हमने assume किया F1 and F2 का रिजल्टेंट है. जब उनको दोनों को ऐड करेंगे तो एक नेक्स्ट सिंगल फोर्स आएगा, वो सिंगल फोर्स R डैश के बराबर है. Is this clear? ओके. और ये अब R डैश किसके बराबर है? F3 के बराबर. So what is the meaning of this? यहाँ पे ये कंडीशन किस लिए रखी है हमने? अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे तब इनका रिजल्ट जीरो होगा. अब अगर जीरो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्ट जीरो के बराबर है, देन द टू थ्री फोर्सेस आर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये थ्री फोर्सेस जीरो के बराबर है. ये हमने शिफ्ट किया राइट साइड, ये बनेगा माइनस. ठीक है? अब इन दो फोर्स का जो रिजल्ट, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा. ठीक है? वो रिजल्ट किसके बराबर होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स. इज दिस क्लियर टू यू? दिस इज द कंडीशन. इज दिस क्लियर टू यू? और इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम F1 यहां शिफ्ट करेंगे, F2 F3 यहीं रहेंगे, रखेंगे इसको लेफ्ट साइड ही, खाली F1 अगर शिफ्ट करेंगे, F1 यहां से माइनस. ठीक है? F2 एंड F2 का कुछ रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए F डबल डैश इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस. इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट द थर्ड फोर्स. इसी तरह से अगर F3 हम शिफ्ट करेंगे, ये दो फोर्सेस यहां पे रखेंगे, या F2 हम शिफ्ट करेंगे, ये दो फोर्सेस यहां पे रखेंगे, तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट क्या थ्री फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस, एनी ऑफ द टू फोर्स, चाहे इसका इन दो का रिजल्टेंट, या इन दो का रिजल्टेंट, या इन दो का रिजल्टेंट, किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट द थर्ड फोर्स. दिस इज द कंडीशन. सो व्हाट इज द कंडीशन? Three forces are said to be in equilibrium if the resultant of
forces is equal and opposite to the third force. Is this clear? This is the condition for three forces to be in equilibrium. Three forces. अगर दो का रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होगा, मतलब अगर यहां से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे यहां से ऐसे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, सपोज दिस इज F3, यहां से दिखाएंगे दिस इज F1, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल. दिस इज द डायगोनल, ठीक है। इसका नाम रखेंगे हम O, this is R dash is the result of these two vectors, ठीक है। ये R2 R dash जो है, R dash result of these two vectors, it should be equal and opposite to what? F2. इसके अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ये F2 के अपोजिट में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे the three forces are in equilibrium. इसके अपोजिट और इसके बराबर भी होना चाहिए. This is very important condition, ठीक है। इस तरह से अगर इन दो का यानी कि हम देखेंगे वेक्टर सम, अगेन पैरेललोग्राम यूज करेंगे, जो उसका डायगोनल होगा वो डायगोनल इसके अपोजिट में होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट टू F1. इज दिस क्लियर? दिस इज द कंडीशन फॉर द थ्री फोर्सेस टू बी इक्विलिब्रियम. तो इसी तरह से एक और कंडीशन भी है विच इज गिवन बाय लैमी, उसको हम कहते हैं लैमीज थ्योरम. लैमीज थ्योरम. सो व्हाट इज द लैमीज थ्योरम? तो लैमीज थ्योरम भी हमें प्रोवाइड कर रहा है कंडीशन for three forces to be in equilibrium, but उसके लिए limitations है. जो थ्री concurrent forces होंगे वो कोप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन पे अगर लाई कर रहे होंगे तब वो एप्लीकेबल है, ठीक है। उसको कहते हैं लैमीज थ्योरम. लैमीज थ्योरम. So what is Lami's theorem? So according to Lami's theorem, if three concurrent co-planar forces, three concurrent and co-planar forces, याद रखना concurrent तो है, होने ही चाहिए, अब वो co-planar भी होने चाहिए. This is the necessary condition here for this Lami's theorem. एक पार्टिकल है यहाँ पे, उस पर थ्री फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए F1 यहां से एक्ट कर रहा है, F2 यहां से एक्ट कर रहा है एंड F3 यहां से एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, दीज थ्री फोर्सेस, देयर आर कंडीशंस. ये थ्री फोर्स क्या होनी चाहिए? कंकरेंट, नंबर 1, नंबर 2 कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे मान लीजिए दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2 ये आपस में एंगल बना रहे हैं. मान लीजिए यहां पे देखिए F3 एंड F ये रिप्रेजेंट करेंगे किसी एंगल से, सपोज थीटा मान या अल्फा से. सपोज F2 एंड F3 के दरमियान जो एंगल है इट इज अल्फा. इसी तरह से F3 एंड F1 के दरमियान जो एंगल है सपोज इट इज बीटा. इसी तरह से F2 एंड F1 के जो दरमियान एंगल है सपोज इट इज गामा. अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है. अल्फा इज द एंगल बिटवीन F2 एंड F3, बीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F3, gamma is the angle between F2 and F1. Then according to Lami's theorem, क्या है Lami's theorem? वो कहता है F1 divided by sine of alpha. What is alpha? Alpha is the angle between other two forces. First force divided by the angle between other two forces, sine of angle between other two forces, is equal to the second force divided by the sine of angle between other two forces. अब एक और फोर्स F2 ले लिया हमने, तो F3 एंड F1 के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? वो बीटा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे F2 डिवाइड बाय साइन बीटा आएगा, इज इक्वल F3 दिस थर्ड फोर्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन ऑफ एंगल ऑफ गामा. Gamma is the angle between other two forces, sine of gamma. Is this clear? And this is what we call Lami's theorem. ये Lami's theorem है. तो इस Lami's theorem से भी यानी कि this is the another condition. This is the condition. अगर ये satisfy होगी तब हम कह सकते हैं F1, F2 and F3
और इन इक्विलिब्रियम। इज क्लियर टू यू? अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम कहेंगे F1, F2, F3 और नॉट इन इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन फॉर द थ्री फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। इस तरह से भी देख सकते हैं। और इससे ये भी पता चलेगा अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इससे एक और चीज हमें पता चलेगी, जो ये थ्री फोर्सेस है दे आर कोप्लेनर फोर्सेस। इज क्लियर टू यू? ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल लैंगेज थ्योरम। तो इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं वेदर द थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट। इज क्लियर? ओके, अब देखिए जैसे कि इससे पहले थ्री फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या थी? रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्ट ऑफ टू फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट दैट ऑफ थर्ड फोर्स, F1 प्लस F2। इन दो का जो रिजल्ट होगा वो होना चाहिए बराबर किसके? माइनस F3 के बराबर। इज दिस क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एक और लॉ यूज करें, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स से भी हम ये दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकली। अगर टू फोर्सेस हमारे पास है F1 एंड F2, अगर हम इनको दिखा सकते हैं इस तरह से, सपोज मान लीजिए F1 यहां से है, दिस F1 एंड F2 यहां से है, दिस F2। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, ठीक है ना? ओके, अब इनका रिजल्ट दिखाना है, F1 एंड F2 का रिजल्ट। तो एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, द थर्ड साइड drawn in the opposite order, ठीक है, represents the what? The result of these two vectors, two forces. Is this clear? About triangle of vectors, if two forces or two vectors be represented completely by two sides of a triangle taken in same order, then their result is represented by what? Third side of the triangle taken in the opposite order. तो इनका रिजल्टेंट हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये इसका ऑर्डर अपोजिट है। Is clear to you? तो अभी हमने बता दिया अगर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट व्हाट? थर्ड फोर्स। अब थर्ड फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर, यानी कि वो यहाँ पे इसको नाम रखेंगे हम ए बी सी डी इज अ ट्रायंगल। ए रिप्रेजेंट F1 फोर्स, बी सी रिप्रेजेंट F2 फोर्स एंड ए सी रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। अब यहाँ पे कंडीशन है क्या? ये रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्स F1 और F2 का जो रिजल्ट है वो होना चाहिए बराबर किसके? इक्वल इन अपोजिट F3 इक्वल टू माइनस F3, ठीक है? तो अगर यहां से हम F3 ड्रा करेंगे थर्ड फोर्स, वो किस तरह से होगा? वो R के ही बराबर होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे इसकी, इस तरह से रखेंगे तो ये R के बदले F3 बनेगा। इज दिस क्लियर? दिस इज F3 देन। दिस इज डिफरेंस बिटवीन F3 एंड R। ये आपस में क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। R की डायरेक्शन क्या थी? फ्रॉम A टू C, ये थी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेंथ ऑफ द एरो बराबर रहेगा। बट F3 की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो इसकी डायरेक्शन होगी C टू A। अब हमने इसको ड्रा किया अपोजिट डायरेक्शन में। सो A B रिप्रेजेंट F1, B C रिप्रेजेंट F2 एंड C A रिप्रेजेंट्स व्हाट? F3। इज दिस क्लियर टू यू? अगर ये कंडीशन होगी, क्या कंडीशन? Three forces be represented, if three forces can be represented completely by three sides of a triangle taken in same order. Is this clear? Then the three forces are said to be equivalent. ये एक और कंडीशन है, ठीक है ना? इस तरह भी कह सकते हैं, if three forces can be represented completely by three sides of a triangle taken in same order. Is this clear to you? Then the forces are said to be equivalent. इसी तरह से अगर फोर फोर्सेस होंगे, फोर फोर्सेस को हम एक क्वाड्रेटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए कर रहा है रिप्रेजेंट F1, दिस रिप्रेजेंट्स F2, दिस रिप्रेजेंट्स F3। ये क्लोज साइड है, सपोज इट रिप्रेजेंट्स F4। ऑल द फोर फोर्सेस आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द फोर फोर्सेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इस तरह से अगर फाइव फोर्सेस है, वहां पे पेंटागन की जरूरत है, 5 साइडेड, ठीक है? 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F2, ये F3 और ये F4 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये F5। इज दिस क्लियर टू यू? ऑल द फोर्सेस आर टेकन इन सेम ऑर्डर। इफ F1 four forces, these are how many forces are there? 5 forces. If 5 forces be represented by 5 sides of a
what pentagon taken in same order, then the forces are said to be in equilibrium. Is this clear to you? इसको हम generalize करेंगे. Generalize for n forces in equilibrium. तो उनके लिए क्या कंडीशन है? If n forces be completely represented by n sides of a polygon, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, जनरलाइज हम कर रहे हैं, if n forces can be represented completely by n sides of a polygon taken in the same order, then the forces are said to be in equilibrium. तब हम कह सकते हैं ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में होंगे. अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. मान लीजिए एक कार है, ठीक है, दिस इज अ कार. ओके, इसकी सीलिंग के साथ एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंड है, ठीक है. अगर ये कार रेस्ट पे होगी इनिशियली तो पेंडुलम इस तरह से होगा, ठीक है, अलोंग दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है. उस वक्त ये वर्टिकल लाइन के साथ जीरो एंगल बनाएगा इफ द कार इज एट रेस्ट और इफ द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इज दिस क्लियर टू? If the car is accelerating with some acceleration, then what will happen? This simple pendulum, ठीक है ना, make some angle with what? With the vertical line. So it makes an angle theta. ये theta हमें बता रहा है the car is accelerating. जब ये angle theta zero होगा तो it means that car is not accelerating. It may be at rest or moving with constant velocity. Is this clear to you? Okay. अब जितना ये थीटा ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा एक्सेलरेट करेगी गाड़ी, उतना ही ये एंगल थीटा ज्यादा होगा. सो थीटा मीन्स ये जो थीटा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर टू यू? इफ दिस थीटा इज सपोज 4 डिग्री, ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विद विच द कार इज एक्सेलरेटिंग. तो हमें बताना है कार की एक्सेलरेशन क्या होगी अगर ये एंगल थीटा कितना होगा? 4 डिग्री के बराबर. इज दिस क्लियर? ओके. तो यहाँ पे हम फ्री डायग्राम बनाएंगे. जब हम फ्री डायग्राम बनाएंगे उस वक्त हमें क्या करना है, ये जो बॉब है इसके बदले हमें एक पॉइंट दिखाना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट से. इज दिस क्लियर? याद रखना, बॉब को जब हम फ्री डायग्राम बनाएंगे, फ्री डायग्राम बनाने के लिए जब बनानी होगी उस वक्त बॉब जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट से, ठीक है. तो ये मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पे एट पॉइंट O, ठीक है. इसका जो वेट होगा वो एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउन. हियर mg इज द वेट. इज दिस क्लियर? एंड देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. सपोज T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द दिस बॉब ऑन द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एट पॉइंट O. कितने फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं? नंबर 1 is the weight which is acting vertically downwards. And number 2 is the tension in the string. Is this clear? Okay. T is the tension in the string. अब हम देखेंगे net force. इस पे कितना एक्ट कर रहा है? What is the net force acting on what? Acting on the bob at point O. Net force. इस पे कितना एक्ट कर रहा है? Is this clear? So for that, what we do here, we will resolve this tension into 2 rectangular components. एक यहां से दिस थीटा, अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन दूसरी ड्रा करेंगे दिस ट्रांसवर्सल, ये थीटा है, ये भी थीटा ये होगा. इज दिस क्लियर टू? ओके. अब यहां से जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा टी का, एक कौन सा
कंपोनेंट है यहाँ से बेस कंपोनेंट, तो ये होगा t cos ऑफ थीटा। तो यहां से जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो होगा t sin थीटा। इज दिस क्लियर? अभी t को रिजोल्व करते हैं। दिस रेफरेंस एंगल जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहां से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ये बेस कंपोनेंट होगा। बेस कंपोनेंट इज t cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज t sin थीटा। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉब एट पॉइंट O? अब t को हमने रिजोल्व किया, दो हिस्सों में बांट दिया। अब एक फोर्स से इसके बदले हम कह सकते हैं t sin थीटा इस पे एक्ट कर रहा है, t cos थीटा इस पे एक्ट कर रहा है, और तीसरा फोर्स है mg। इज दिस क्लियर? ये जो mg है इट इज वर्टिकली डाउन एंड t cos थीटा ये जो है इट्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्टेट है इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे जो बॉब है इट इज एट रेस्ट हियर, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू द कार इट इज एट रेस्ट। With respect to the car, the bob is at rest. Is this clear? If the acceleration is constant of the car. Is this clear? So, equilibrium of the rest, equilibrium of concurrent forces का मतलब क्या है? जो यहाँ पे नेट फोर्सेस पे एक्ट कर रहे होंगे वो किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए बराबर किसको? जीरो के बराबर। Is this clear? पहले देखते हैं यहाँ पे these two forces are opposite. ठीक है ना, न बॉब ऊपर जा रहा है न बॉब नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द कार। सो इट मींस दैट द वेट ऑफ द बॉब इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग t cos थीटा, दिस कंपोनेंट ऑफ द टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं mg वेट ऑफ द बॉब इज बैलेंस्ड बाय t cos ऑफ थीटा। इज दिस क्लियर? कीप नंबर 1। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ये दो कैंसिल हो गया आपस में। अब रहा एक और फोर्स दैट इज t sin थीटा। इज दिस क्लियर टू? ये t sin थीटा किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर नाउ t sin थीटा। अब ये जब हम बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा ये जो कार है ये एक्सेलरेट कर रही है, ये बॉब भी इसी तरह से एक्सेलरेट कर रही होगी विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मास कितना है m, तो ये t sin थीटा किसके बराबर होगा? m a इज इक्वल टू t sin ऑफ थीटा। ठीक है ना। पहले जब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, पहले देखते हैं इस बॉब पे फ्री डायग्राम ड्रा करनी होती है, उसके बाद देखते हैं इस पर कितना नेट फोर्स एक्ट करता है। तो नेट फोर्स हमें ये दो फोर्स कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे नेट फोर्स पे एक्ट कर रहा है t sin थीटा, ये हमें इक्वेट करना पड़ेगा किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इज दिस क्लियर टू यू? याद रखना एम ए के साथ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, व्हाट विल यू गेट? या सेकंड बाय, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। एम ए डिवाइड बाय एम जी इज इक्वल टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस ऑफ थीटा। ओके, एम एम कैंसल्स, यू विल गेट ए डिवाइड बाय जी इज इक्वल टी टी कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा tangent ऑफ थीटा। What is theta here? Theta is 4 degree. This is the relation between A is the acceleration, G tangent of theta. ये एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन ऑफ कार, और ये जो थीटा एंगल बन रहा है कौन? सिंपल पेंडुलम बना रहा है विद द वर्टिकल जब कार एक्सेलरेट कर रही होगी। इज दिस क्लियर टू? ओके, उस वक्त ये रिलेशन बन रही है एक्सेलरेशन और थीटा के दरमियान। सो ये एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगी? जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कन्वीनियंस जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करते हैं तो जी का वैल्यू हम जनरली 10 पुट करते हैं। ठीक है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे। टेंजेंट ऑफ 4 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 4 डिग्री किसके बराबर है? इट इज अबाउट 0.07। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 0.7 मीटर पर सेकंड square. This will be the acceleration of the car. Is this clear to you? So it means that if you know what the angle which the simple pendulum makes with the vertical line, so you can calculate the acceleration of the car. ठीक है, खाली एक ही चीज पता होनी चाहिए, दैट थीटा। थीटा आपको पता है, tan थीटा आएगा यहाँ पे 10 times tan थीटा। Is this clear? ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं, इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन ऑफ कार निकाल सकते हैं। Is this clear? Thank you.